नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट से संबंधित है। यह हिंदू का आर्टिकल है। दूसरे नंबर पर डेली पायोनियर का एक आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में। उस आर्टिकल को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, क्या स्टेटस है फिलहाल, विभिन्न देशों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, विरोध क्या है, काफ़ी डिटेल से वो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। और सबसे लास्ट में एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का नीचे वाला, ये WHO में इंडिया के लीडरशिप रोल के बारे में। और ये एक हमारा आर्टिकल बच जाता है मल्टीलेटरलिज्म इन द न्यू कोल्ड वार। देखो, वैसे तो इस थीम पर आधारित हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स हैं, एक अलग एस्पेक्ट भी है, क्लैश ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। तो इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि आज डिस्कशन वैसे काफ़ी लेंथी हो जाएगी। कल जम्मू से संबंधित हमारे जो 2-3 पॉइंट डिस्कस करने बाकी थे उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। कल देखो आर्टिकल ये था कि कश्मीर में आपको पता है सेपरेटिज्म के सेंटिमेंट्स हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर के नरेटिव को काउंटर करने की जो जिम्मेदारी थी पहले जम्मू पर हुआ करती थी, ऐसा राइटर का मानना है। इसी वजह से जम्मू में नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। जम्मू के लोगों को लगता था कि एक बार 370 हटा दिया गया तो कश्मीर की जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्पेशल स्टेटस के रिवोक होने के बाद भी अभी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। डोमिसाइल से संबंधित नए रूल्स आए, लेकिन उन रूल्स के लागू होने के बाद भी जम्मू को ज़्यादा नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो स्पेशल स्टेटस अब रिवोक हो चुका है, तो बाहर के लोग आएंगे तो प्रॉपर्टी जम्मू में ही खरीदेंगे, कश्मीर में एक बार के लिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जम्मू के लोगों के लिए रोज़गार के कम अवसर उपलब्ध हों, या फिर वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने की एक प्रकार से मारामारी आ जाए, तो इससे नुकसान होगा जम्मू के लोगों को। आर्टिकल में ये भी कहा जाता है कि जम्मू देखो पॉलिटिकल रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर जम्मू काम करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है वैसा ही जम्मू में होता है। जम्मू के जो लोकल लीडर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं अपनी मांग को असर्टिवली रख सकें। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट थे, कहे गए थे कल के आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, प्रेसिडेंट भवन से लेके इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की ये रोड जो है यही सेंट्रल विस्टा है, और इसी को रीडेवलप करना चाहती है सरकार। सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो कुछ इस प्रकार का है। पार्लियामेंट की अभी जो बिल्डिंग है इसके साथ ही नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस्टाब्लिश की जाएगी जिसकी शेप ट्रायंगुलर होगी। अभी जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं इनकी बिल्डिंग्स को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक्स की बिल्डिंग्स के पास प्रधानमंत्री का और वाइस प्रेसिडेंट का नया रेजिडेंस इस्टाब्लिश किया जाएगा। इस रोड पर आप देख सकते हो सेंट्रल सेक्रेटरीट भी होगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सरकार की तरफ से कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए। सबसे पहला तर्क सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी संबंधित कंसर्न्स हैं। दूसरा, अब जब डीलिमिटेशन होगा तो हमारे देश में टोटल MPs की संख्या बढ़ सकती है। अभी तो देखो हमारी लोकसभा में मैक्सिमम 552 MPs हो सकते हैं और ये बिल्डिंग भी उसी प्रकार से डिज़ाइंड है। लेकिन अगर MPs की संख्या बढ़ती है, मान लीजिए MPs की संख्या लोकसभा में बढ़ के 1000 हो जाती है, तो ये पार्लियामेंट की फ़िलहाल की जो बिल्डिंग है वो तैयार नहीं है इतने ज़्यादा संख्या में MPs को एकोमोडेट करने के लिए। सरकार का ये भी तर्क है, देखो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के जो ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल शास्त्री भवन, कृषि भवन, ये पुराने टाइप के हैं। अभी
टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो नई बिल्डिंग्स बनाने की आवश्यकता है ताकि ये मिनिस्ट्रीज़ अच्छे से काम कर सकें और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनका लाभ उठाया जा सके। हमारे देश में एग्रीकल्चर और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का जो भी काम है उस पर नज़र रखने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन देखो, इस सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है, कोविड-19 की महामारी है, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। वैसे सरकार ने आंकड़ा रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। तो क्या महामारी की सिचुएशन में इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना सही है या फिर नहीं है? वेरियस अपोजिशन पार्टीज मांग कर रही हैं कि अभी के लिए आप इस प्लान को छोड़ दीजिए। देखो, थोड़ा तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है। सरकार ये चाहती है कि हम इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करें ताकि वो एक लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे कई बार यूजुअल भाषा में हम बात करते हैं ना कि ये बिल्डिंग नेहरू ने बनवाई थी, इंदिरा गांधी ने बनवाई थी, या फिर हैदराबाद को चंद्रबाबू नायडू ने डेवलप करवाया। तो इस प्रकार की एक छाप पड़ जाती है कि ये जो काम हुआ था ये कौन सी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तो ऐसी एक लिगेसी सरकार छोड़ के जाना चाहती है। तभी महामारी आने के बावजूद सरकार इस प्लान को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहती, इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। तो ये पहला कंसर्न हमने डिस्कस किया। दूसरा कंसर्न ये है, प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है कि एक बार ये सेंट्रल विस्टा डेवलप हो गया तो इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पोल्यूशन का लेवल क्या बढ़ेगा, ट्रैफिक संबंधित समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तब पता लगेंगी जब आपने प्रॉपर स्टडी की हो। ये दूसरा कंसर्न है। तीसरा कंसर्न ये है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। सरकार जल्दबाजी कर रही है। जैसे देखो, लॉकडाउन के दौरान सेंट्रल विस्टा कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन पार्लियामेंट संबंधित बिल्डिंग के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया गया। तो इससे देखो, कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने से पहले सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी लेके आए और सरकार ये भी बताए कि इतनी क्या जल्दबाजी है इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप करने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित रिफॉर्म्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 17 जून को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट होगा और इंडिया भी एक कैंडिडेट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2021-2022 टर्म के लिए। और देखो, इंडिया की जो जीत है वो निश्चित है, क्योंकि एशिया पैसिफिक कैटेगरी से इंडिया एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो इंडिया 2021-22 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। 2 साल की टर्म होगी। ये पहली बार नहीं है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर होगा। इससे पहले 7 बार इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। तो देखो, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित रिफॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से इंडिया समेत कुछ दूसरे देशों के द्वारा ये मांग की जाती रही है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो इस इशू को हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस का कंसेप्ट किस लिए आया था? वर्ल्ड में पीस प्रमोट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस देखो एक एग्जांपल है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। देखो, वेस्टफेलियन ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हुआ करता था, यानी 1648 से लेके 1914 के बीच में क्या हुआ करता था, सभी देश अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट थे, सेल्फ हेल्प। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है 1914 से लेके 1918 के बीच, भारी तबाही मचती है। तो वर्ल्ड लीडर्स को उस समय महसूस हुआ कि कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे।
सभी देश सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट ना हो सिक्योरिटी के लिए। जब देखो सभी देश अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो क्या होता है, आर्म रेस देखने को मिलती है, विभिन्न देश एक दूसरे पे शक करते हैं, तो युद्ध की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ए काफ़ी ताकतवर देश है, बी छोटा देश है, ए देश बी के ऊपर अटैक करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी छोटे देश की हेल्प करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में पीस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण हुआ था, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक से काम किया नहीं, तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो लीडर्स को फिर से महसूस हुआ कि देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अच्छी और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना जरूरी है, और 1945 में यूनाइटेड नेशंस का निर्माण होता है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, यूनाइटेड नेशंस में कौन ये डिसाइड करेगा? मान लीजिए दो देश की लड़ाई हो जाती है, ए और बी की। ए ताकतवर देश है जो अपनी फोर्स की सहायता से बी देश पर कब्जा करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में यूएन हरकत पे आएगा बी देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कौन डिसाइड करेगा कि हमें अभी फोर्स भेजनी है बी देश की सुरक्षा के लिए और ए देश को सबक सिखाने के लिए? कौन डिसाइड करेगा यूनाइटेड नेशंस में? यूनाइटेड नेशंस में यह डिसाइड किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो सभी जो अहम फैसले हैं यूनाइटेड नेशंस में वो लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आप यूएन सिस्टम में सिक्योरिटी काउंसिल को एक न्यूक्लियस कह सकते हो। कहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को फोर्स भेजनी है, कहाँ पे नहीं भेजनी है, सारे फैसले लिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। बाकी तो देखो जनरल असेंबली में आपको भी पता है सिर्फ बातें चलती रहती हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक ऐसी बॉडी है जिसके पास दांत सिर्फ दिखाने के नहीं है बल्कि काटने के भी हैं। ग्रेट पावर्स का क्लब भी कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल को। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये चैप्टर डील करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी के संबंधित प्रोविजन से। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल देखो इवन प्रोएक्टिव मैनर में भी एक्शन ले सकती है। मतलब कहीं कोई थ्रेट ना भी हो, थ्रेट की सिर्फ संभावना हो, उससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस एक्शन ले, इस प्रकार का डिसीजन लिया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 ये सब आर्टिकल्स डील करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी से संबंधित। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 की सहायता से सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला लिया जा सकता है प्रोविजनल मेजर से संबंधित, जैसे सीज फायर डिक्लेयर करना हो, मीडिएशन ऑफर करना हो। फॉर एग्जांपल ए और बी देश के बीच लड़ाई हो जाती है, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 40 के अनुसार डिक्लेयर कर सकती है कि दो देश सीज फायर होल्ड करें, अभी फायरिंग ना करें एक दूसरे के ऊपर। आर्टिकल 40 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में यह फैसला लिया जा सकता है कि मीडिएशन की जाएगी यूएन के द्वारा ए और बी के बीच। आर्टिकल 41 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में पुनिटिव मेजर्स का फैसला भी लिया जा सकता है। जैसे देखो ए देश बी देश के ऊपर हमला करता है तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये फैसला लिया जा सकता है सैंक्शन लगाए जाएंगे ए देश के ऊपर क्योंकि ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर, एम्बार्गो लगाया जाएगा ए देश के ऊपर। ये सब चीज़ें आती हैं आर्टिकल 41 के तहत। और आर्टिकल 42 तो उससे भी ज़्यादा सीवियर है। आर्टिकल 42 के तहत सीधा सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये फैसला किया जा सकता है चूंकि ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर, ए देश को सबक सिखाने के लिए ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाए, हमला किया जाए ए देश के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने जाना आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 किस प्रकार से तीनों आर्टिकल्स के तहत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कोई भी फैसला किया जा सकता है जब दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इवन देखो चैप्टर 7 में तो प्रोविजन ये भी है मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण किया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द फोर्सेस को अवेलेबल करवाया जाए बिना किसी डिले के। देखो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की अपनी तो कोई फोर्स है नहीं। अब मान लीजिए ए और बी दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, ए देश ने हमला किया है बी देश के ऊपर। अब आर्टिकल 42 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यह फैसला किया गया है कि ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। तो मिलिट्री एक्शन लिया कैसे जाएगा? यूनाइटेड नेशंस की अपनी तो फोर्स है नहीं। तो इसी के लिए
चैप्टर 7 में प्रोविजन ये भी है, मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशंस के पास फोर्स उपलब्ध हो मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। फोर्स आएगी कहाँ से? ये मिलिट्री स्टाफ कमेटी बोलेगी, यूनाइटेड नेशंस को बोलेगी कि भैया यूएसए को बोलेगी कि भैया आप थोड़े बहुत सैनिक भेज दो, इंडिया को बोलेगी, चाइना को बोलेगी कि थोड़े थोड़े आप सैनिक भेज दो, हमें एक्शन लेना है ए देश के अगेंस्ट, क्योंकि ए देश ने हमला कर दिया है बी देश के ऊपर। तो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेना को उपलब्ध करवा सकते हैं मौके के हिसाब से, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसला लिया गया है कि ए देश के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा तो उस मिलिट्री एक्शन को लिया जा सके। और मिलिट्री स्टाफ कमेटी का काम क्या होगा? मिलिट्री स्टाफ कमेटी का काम यह होगा जल्द से जल्द फोर्स को उपलब्ध करवाया जाए मिलिट्री एक्शन लेने के लिए। वो बात देखो अलग है कि आज तक जब से यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ है तब से मिलिट्री स्टाफ कमेटी का निर्माण एक बार भी नहीं हुआ है। देखो उसका रीज़न आपको पता है क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो हमेशा ठप रहती है ना कोई देश अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता है। जो 5 देश हैं, कभी यूएसए ने कर लिया, कभी यूएसएसआर ने कर लिया, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, आज के समय रशिया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कभी फैसले हुए ही नहीं ठीक से, कभी काम कर ही नहीं पाई ये बॉडी वीटो की वजह से। आगे हम डिस्कस करते हैं और किस प्रकार के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। फिलहाल तो हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में क्या कुछ लिखा हुआ है और क्यों सिक्योरिटी काउंसिल एक न्यूक्लियस है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि सारे जो अहम फैसले होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है, कोई ना कोई देश, 5 देशों में से कोई ना कोई देश वीटो इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है। सिक्योरिटी काउंसिल ठप रहती है तो यूनाइटेड नेशंस खुद ही ठप रहती है। तो इसलिए मांग उठती है कि भैया आप सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लेके आओ। 3 प्रकार के रिफॉर्म की बात होती है सिक्योरिटी काउंसिल में, मेंबरशिप रिफॉर्म, दूसरे नंबर पे वीटो रिफॉर्म, तीसरे नंबर पे प्रोसीजरल रिफॉर्म। अभी देखो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 10। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हुई? 5 + 10 = 15। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं रीजनल बेसिस पे और इनका री इलेक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर मेंबर है 2017 से लेकर 2019 के बीच 2 साल के लिए, तो इंडिया 2019 से लेकर 2021 तक दोबारा नॉन परमानेंट मेंबर बन के नहीं रह सकता सिक्योरिटी काउंसिल में। समझ गए? मतलब 2 टर्म्स के बीच गैप होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 1945 में जब यूएन का निर्माण हुआ था उस समय यूनाइटेड नेशंस की स्ट्रेंथ थी 51, यानी टोटल मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस में 51, सिर्फ और सिर्फ 51। और उस समय 5 परमानेंट मेंबर्स थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या थी 11। उसके बाद क्या हुआ? 1963 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मेंबर्स की संख्या बढ़ के हो गई 113। पहले 51 थी, 51 से बढ़ के हो गई 113। तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने सोचा कि जनरल असेंबली में मेंबर्स की संख्या 51 से बढ़ के 113 हो गई है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक्सपेंड कर दिया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल में पहले मेंबर्स की संख्या हुआ करती थी 11, बढ़ के हो गई 15, जिसमें 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और पहले हुआ करते थे 5 परमानेंट 6 नॉन परमानेंट। लेकिन देखो अब आपको इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये लगेगी, अभी तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मेंबर की संख्या बढ़ के हो चुकी है 193, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर की संख्या कितनी है? 15 की 15। जब 113 मेंबर थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तब भी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या थी 15, और आज मेंबर्स बढ़ के हो चुके हैं 195, 193, तब भी सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स की संख्या है 15। तो आप बताइए सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। परमानेंट मेंबर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 से बढ़ के ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। बात सिर्फ देखो ये नहीं है कि मेंबर्स की संख्या कम है, बात ये भी है रिप्रेजेंटेशन भी सही नहीं है। सोच के देखो, अभी आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स कौन हैं? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया। यूरोप के कितने मेंबर्स हुए? यूके,
फ्रांस, रशिया, यूरोप से हैं 3 मेंबर। जबकि देखो आज के समय में यूके तो इतना पावरफुल देश है भी नहीं, यूके से ज़्यादा पावरफुल तो इंडिया है एक प्रकार से। मतलब कुछ चीज़ें में आप कह सकते हो यूके आज भी पावरफुल है, लेकिन अब आज के समय में इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो चुकी है, इंडिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जापान देख लीजिए कितना पावरफुल कंट्री है, जर्मनी देख लीजिए, लेकिन इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। एशिया से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, चाइना, जबकि एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लैटिन अमेरिका से, साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप बताओ, क्या आप सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव कहोगे? बिल्कुल भी नहीं कहोगे। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर रूप से रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अफ्रीका के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका के पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वेश्चन वैसे खड़ा ये भी हो जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको फ़ायदा क्या होता है? मतलब क्यों इंडिया बार बार मांग करता है कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बना दिया जाए? क्या फ़ायदा मिलेगा इसका? सबसे पहले तो देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, P5, उनके पास वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर्स का फ़ायदा ये होता है, अब कल को मान लीजिए इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास हो ही नहीं सकेगा सिक्योरिटी काउंसिल से। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेगा। तो परमानेंट मेंबर्स के पास फ़ायदा ये होता है कि वो अपने खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास होने ही नहीं देते, वो वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ठीक से ये परमानेंट मेंबर्स सर्व कर पाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, अपने खिलाफ किसी भी एक्शन को रोक लेते हैं वीटो पावर की सहायता से। दूसरा, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, सभी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी में उनकी प्रेजेंस होती है। तीसरा, उनको देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह कि 2 साल तक तो मेंबर रहेंगे, उसके बाद मेंबर वो रह नहीं रख सकते और बाद में फिर दोबारा से इलेक्शन होके आना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए। तो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको तो चिंता है ही नहीं सीट की, वो तो हमेशा मेंबर बने ही रहते हैं। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं, देखो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी जाती है वर्ल्ड में, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे हैं परमानेंट मेंबर्स होने के। इवन देखो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी फायदा होता है, हालांकि उनके पास वीटो पावर नहीं होती। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 15 मेंबर हैं, 15 में से सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं होती। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला इनकी कंसेंट के बिना भी नहीं लिया जा सकता। देखो 2 तरह के मैटर्स होते हैं, एक प्रोसीजरल मैटर होता है, एक सब्सटेंटिव मैटर होता है। प्रोसीजरल मैटर पर कोई फैसला लेना है, कोई रेजुलेशन पास करवाना है, तो 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स में से 9 की कंसेंट होना जरूरी है। ये नहीं देखा जाता कि 9 परमानेंट मेंबर हैं या फिर नॉन परमानेंट मेंबर हैं, कोई भी हो सकता है। अगर प्रोसीजरल मैटर पर कोई रेजुलेशन पास करवाना है तो 15 में से किसी भी 9 मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सब्सटेंटिव मैटर्स की। देखो सब्सटेंटिव मैटर्स पे कोई रेजुलेशन पास करवाना हो तब भी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 9 मेंबर्स की कंसेंट होना जरूरी है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ये है, 9 में से 5 परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। समझ गए? मतलब सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स समेत टोटल 9 मेंबर्स अगर चाहेंगे अपनी कंसेंट देंगे तभी सब्सटेंटिव मैटर्स पर रेजुलेशन पास हो सकेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। जबकि प्रोसीजरल मैटर्स में ऐसा कुछ नहीं था। प्रोसीजरल मैटर्स में 9 मेंबर्स की कंसेंट जरूरी थी, और चाहे वो परमानेंट हो या फिर नॉन परमानेंट हो। लेकिन सब्सटेंटिव में डिफरेंस ये आ जाता है, 9 मेंबर्स की कंसेंट होना तो जरूरी है ही, 9 में से सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है। और देखो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई मैटर प्रोसीजरल मैटर है या फिर सब्सटेंटिव मैटर्स है? ये डिसाइड किया जाएगा P5 के द्वारा, यानी परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। तो सोच के देखिए, डबल वीटो यहाँ पे हो जाती है परमानेंट मेंबर्स के पास, क्योंकि सब्सटेंटिव मैटर्स पे रेजुलेशन पास करवाने के लिए 15 में से 9 मेंबर्स की कंसेंट होना जरूरी है, और 9 में से 5 जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? वो परमानेंट मेंबर्स होंगे।
जबकि दूसरी तरफ प्रोसीजरल मैटर्स पे नो मेंबर्स की कंसेंट होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता नो मेंबर्स में परमानेंट मेंबर्स हैं या फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रोसीजरल मैटर कौन सा है, सब्सटेंटिव मैटर कौन सा है, ये डिसाइड किया जाएगा P5 के द्वारा। तो यहाँ पे P5 के पास डबल वीटो हो जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल में जब देखो रिफॉर्म्स की बात होती है तो एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है, अभी देखो डेवलप कंट्रीज़ की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सोच के देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादातर जो एक्शन हैं, वो तो या तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में फोकस्ड होते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में फोकस्ड होते हैं। यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा कहाँ पे काम करती है, आप बताइए, सोच के देखिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा काम किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जबकि अफ्रीका की, जैसा हमने डिस्कस किया, कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव होना चाहिए, समय के हिसाब से सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी का होना ज़रूरी है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी इफेक्टिव रूप से काम करे, सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी ठप ना हो, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी ठप हो जाती है तो पूरा यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम ठप हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस का न्यूक्लियस है। अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए जब नेगोशिएशंस होती हैं तो अलग अलग पार्टीज़ की हम राय जानते हैं। G4 ग्रुप क्या है, कॉफ़ी क्लब क्या है, अफ्रीकन यूनियन की क्या डिमांड है, L69 ग्रुप की क्या डिमांड है, अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का क्या कहना है, किस प्रकार से सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं G4 की। G4 ग्रुप में देखो, ब्राज़ील है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है। ये चारों देश सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहते हैं, इसलिए ये 4 देश इकट्ठा हुए हैं। दूसरे नंबर पे कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब में देखो 42 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और मेन तो 3 देश हैं, पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना। कॉफ़ी क्लब का ये कहना है कि G4 ग्रुप को परमानेंट सीट ना दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। आप देख ही सकते हो, इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान, जर्मनी का एक प्रकार से कॉम्पिटिटर कंट्री है इटली, ब्राज़ील का कॉम्पिटिटर कंट्री है अर्जेंटीना। ये देश नहीं चाहते कि G4 ग्रुप के मेंबर्स को परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखो, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले? तो G4 ग्रुप जब बना, ताकि ये 4 देश जब एक साथ आए कि हम मिल के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग करेंगे, तो इस ग्रुप के खिलाफ एक और ग्रुप खड़ा हो गया, कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब ये कहने लगा कि ये जो G4 ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, ये रीजनल लीडर नहीं है। पाकिस्तान का कहना है इंडिया रीजनल लीडर नहीं है, एशिया का लीडर नहीं है इंडिया। तो इसलिए अगर ऐसे देशों को बना दिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, तो इससे बल्कि इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी, जो वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा नहीं है। कॉफ़ी क्लब के इस आर्ग्यूमेंट के बाद G4 कंट्रीज़ के द्वारा ये कहा जाता है, अरे भैया, आपको चिंता है, कोई बात नहीं, आपकी चिंता का हम एड्रेस करते हैं। हमें आप सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दो, हम 15 सालों तक वीटो पावर की मांग नहीं करेंगे। मतलब आप हमें परमानेंट मेंबर बना दो सिक्योरिटी काउंसिल का, भले ही शुरुआत के 15 सालों के लिए आप हमें वीटो पावर ना दो। लेकिन कॉफ़ी क्लब वाले इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। कॉफ़ी क्लब वालों ने कहा जो भी रिफॉर्म आना चाहिए सर्वसहमति से आना चाहिए, कंसेंसस से आना चाहिए। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया कॉफ़ी क्लब वालों ने, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। यहाँ पर देखो, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसका मतलब ये था सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी एक्सपेंशन हो तो वो सर्वसहमति के आधार पर होना चाहिए, कंसेंसस के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। देखो, 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप जिसे लीड किया जाता है C10 कम्युनिटी के द्वारा, और C10 कम्युनिटी को लीड किया जाता है सीरिया लियोन के द्वारा। डिमांड ये है अफ्रीकन यूनियन की, 2 परमानेंट सीट दे दो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। मतलब अफ्रीका से 2 देश शामिल होने चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से। लेकिन अफ्रीका के देश आपस में सहमत नहीं है कि किन 2 देशों को शामिल किया जाए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर। लेकिन अफ्रीकन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन जरूर पास किया, इजुलविनी कंसेंसस। इस कंसेंसस के अनुसार अफ्रीकन यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का ऐसा कोई एक्सपेंशन स्वीकार नहीं करेगा जिसमें नए मेंबर्स को वीटो पावर ना दी जाए।
काफ़ी बार देखो जो परमानेंट मेंबर है ना, जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये इस प्रकार की बात करते हैं कि नए मेंबर तो ऐड कर दो सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट मेंबर्स, लेकिन उनको वीटो मत दो। तो अफ्रीकन यूनियन ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, इजुलविनी कंसेंसस, कि नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन होगा, नए मेंबर्स को वीटो पावर तो देनी जरूरी है। वीटो पावर नहीं दोगे तो हम फिर हिस्सा नहीं लेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म प्रोसेस में, हम इसका बाइकआउट करेंगे। इसके बाद देखो बारी आती है L69 ग्रुप की। ये डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स भी हैं। इंडिया और ब्राज़ील ने इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था। देखो एक बात देखो ये भी बोली जाती है, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, ये देश एक साथ आए हैं। इंडिया अकेले अलग से मांग करे ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की, तो बल्कि ज़्यादा संभावना है, लेकिन जापान को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि जापान और चाइना के बीच ऐतिहासिक रूप से टेंशन्स रही हैं, दोनों देशों के बीच लड़ाई रही है। चाइना ये कभी भी नहीं चाहेगा कि जापान को परमानेंट सीट मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। उसी प्रकार से जर्मनी को ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यूरोप ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो इंडिया जो इन बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर खेलता है ना, G4 ग्रुप में इंडिया शामिल हुआ है और G4 ग्रुप के अनुसार इंडिया चलता है, तो इससे इंडिया की संभावनाएं बल्कि और ज़्यादा कम हो जाती हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने की। लास्ट में अब बात करें अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। ये तो देखो सीधा सीधा बोलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन नहीं है फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल में, और मिडिल ईस्ट से, इस्लामिक वर्ल्ड से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि यूएन के ज़्यादातर एक्शंस मिडिल ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अफ्रीका वाले भी यही आर्गूमेंट देते हैं, वेस्ट एशिया वाले भी यही आर्गूमेंट देते हैं, मिडिल ईस्ट वाले। तो अभी देखो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में रिलीजन बेस्ड कोई रिप्रेजेंटेशन मेंशन नहीं है। मतलब चार्टर, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि सभी रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की ये मांग तो सीधा सीधा खारिज हो जाती है कि रिलीजन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फिर तो हिंदू रिलीजन के आधार पर इंडिया को साफ तौर पर मिलनी चाहिए, क्रिश्चियन रिलीजन के आधार पर कोई देश मांगेगा, बुद्धिज़्म के आधार पर कोई देश मांगेगा। तो इस प्रकार का कोई प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन मांग फिर भी की जाती है अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा कि आप इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इस प्रकार से हमने सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स संबंधित नेगोशिएशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जिस बात का सरकार को डर था वही हुआ। सरकार को डर लग रहा था कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमारे देश के इकोनॉमी की रेटिंग्स को ना घटा दें, और अब क्या हुआ है, मूडी जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने देश की इकोनॉमी की जो लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग्स हैं उसको घटा दिया है। पहले रेटिंग थी Baa2 और अब रेटिंग दी गई है Baa3। आर्टिकल में कहा जाता है सरकार ज़्यादा ही संभल के चलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सरकार चाहती थी कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े ताकि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन देखो मूडी पर फोकस करने की आवश्यकता, सरकार को मूड पर फोकस करने की आवश्यकता है। अभी महामारी के कारण दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी हालत ख़राब हुई है। तो बात सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी की नहीं है, जो दूसरे देश हैं उनकी इकोनॉमी की रेटिंग्स को भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने घटाया है। इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं और उन प्लस पॉइंट्स की सहायता से इंडिया बाकी इकोनॉमीज़ के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जैसे देखो मूडी ने अभी भी, मूडी, S&P, फिच, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब ने इंडिया को अभी भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर रखा है। मतलब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सजेस्ट करते हैं इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी देखो महामारी की सिचुएशन में हमने 150 देशों को तुरंत मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई। तो चाइना पर विभिन्न देशों का ट्रस्ट कम हुआ है, तो इंडिया ने अपने आप को इस सिचुएशन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर साबित किया है। तो इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं आने वाले दिनों में इंडिया का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा देखो चाइना जैसे दूसरे देश जो हैं वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
लेकिन इंडिया के पास एक एडवांटेज ये है, इंडिया एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं था अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो महामारी के कारण एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा। याद कीजिए हमने डिस्कस भी किए थे काफ़ी सारे पॉइंट्स, जैसे सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, इसके अलावा विभिन्न देशों का फोकस दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को कम करने में है, तो इस वजह से एक्सपोर्ट कम होगा। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम हुए हैं, इसका भी लाभ इंडिया को मिलेगा। लेकिन देखो, डॉलर के मुकाबले में रुपए के दाम जो कम हुए हैं, इसकी वजह से जितना लाभ मिलना चाहिए था इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम होने का, उतना लाभ तो कम से कम नहीं मिल सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, पिछले महीने में उन्होंने इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है क्योंकि उनको भी पता है इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। सरकार ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लिए हैं अलग अलग सेक्टर से संबंधित अपने आत्मनिर्भर अभियान के तहत, माइनिंग संबंधित रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, एविएशन या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज से संबंधित रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्स का लाभ भी मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने में। IMF जैसे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने इंडिया को उस कैटेगरी में रखा है जिन देशों की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से रिकवर करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो स्पीच दी थी, इसमें उन्होंने 5 I पर फोकस किया है, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, और सबसे पहले वैसे इंटेंट भी है। ये 5 I's जो हैं, इन पर अगर हम फोकस करेंगे, इससे हमारे देश की इकोनॉमी की क्विक रिकवरी को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। लास्ट में एक बात सजेशन के तौर पर यह दी जाती है, हमें मजबूत लोकल सप्लाई चेन्स इस्टेब्लिश करनी होगी ताकि वर्ल्ड की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं या फिर नेटवर्क हैं, उनमें हमारा भी स्टेक हो। मतलब हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शामिल हो, हमारे देश से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा हो, बहुत सारी कंपनीज का बेस जैसे अभी चाइना में है वैसा बेस हमारे देश में हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भी देश की इकोनॉमी को बहुत सारा फायदा होगा और क्विक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट आर्टिकल WHO में इंडिया की लीडरशिप के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, WHO में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसके चेयरमैन बन गए हैं अब हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या है 34। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है WHO में रिफॉर्म्स को एक गति प्रदान करने का। 5 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। पहला सजेशन, देखो इंडिया को इंसिस्ट करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो इस प्रकार की महामारी को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके, और अगर कोई नया वायरस सामने भी आता है तो जल्द से जल्द उसे कंट्रोल किया जा सके। देखो, पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर जो नए डिजीज़ सामने आए हैं वो जूनोटिक हैं, यानी ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमन बींग्स में हुआ है। दूसरा सजेशन, WHO के सेक्रेटरीट को इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाहिए कि शुरुआत में मतलब जब ये कोविड-19 शुरुआत में फैला तो शुरुआत में WHO का रिस्पॉन्स कैसा रहा, चाइना का रिस्पॉन्स कैसा रहा, इस पूरे इशू पर WHO के सेक्रेटरीट को जांच करनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, ताकि अगर WHO की गलती रही शुरुआती रिस्पॉन्स में या फिर चाइना की गलती रही तो वो वर्ल्ड के सामने आनी चाहिए। तीसरा सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो मल्टीलेटरल गवर्नेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाए ताकि कोविड-19 के इलाज के लिए जो दवाई बनती है उस दवाई को सभी देश इक्विटेबल वे में एक्सेस कर पाएँ, पेटेंट राइट्स की समस्या पैदा ना हो एक बार जब दवाई बन जाती है उस सिचुएशन में। चौथा सजेशन, अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है कि ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का मेंबर होना चाहिए। राइटर के अनुसार इंडिया को इस लपड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ताइपेई ने 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड किया था और UN ने ताइवान को चाइना का इंटीग्रल पार्ट माना था। तो
ताइवान के अंदर भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए इंडिया को फिलहाल इस इशू से दूर रहना चाहिए। लास्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, देखो वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड होता है या फिर कंजम्पशन होता है, इस पर टोटल बैन लगना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन चाइना की वुहान मार्केट से ओरिजिनेट हुआ ये वायरस, ऐसी कुछ थ्योरीज बोलती हैं। तो ऐसी वेट मार्केट जो वुहान में चलती हैं, जहाँ से ट्रांसमिशन होता है इस प्रकार के वायरसेस का एनिमल से ह्यूमन बींग्स में, ऐसी मार्केट्स पर रोक लगनी चाहिए। तो ये 5 सजेशन राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। इंडिया के पास अब लीडरशिप रोल है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास, और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की चेयरमैनशिप अब इंडिया के पास है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया WHO में लीडरशिप के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।